हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है यूपीजीएस, अभी तक टोटल आपके 9 भाग हो चुके हैं। ये आपका 10वां भाग होगा। अगर आपने उन 9 भाग को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यूपीजीएस जैसे हम जानते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, जितने भी राज्य स्तरीय जो आपकी वैकेंसी आती है, जैसे टेट है, सुपर टेट है, लेखपाल है, पुलिस है, एसआई है, तो जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस एग्जाम है, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपका 10वां भाग होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे टॉपिक का नाम है प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण और जनजातियाँ। तो हम आज बात करेंगे यूपी से संबंधित जो प्रौद्योगिकी संस्थान है और जो यूपी की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है लखनऊ। क्या लिखा है? लखनऊ। अब जो लखनऊ में कितने सारे आपके जो संस्थान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि लखनऊ को क्या कहा जाता है? भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर। क्वेश्चन आएगा कि भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ये लखनऊ होगा। तो भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर किसे कहते हैं? इसे लखनऊ को कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? तो यूपी में यानी कि लखनऊ में ही क्या है? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है और इसकी जो स्थापना की गई है 13 जुलाई 1982। 13 जुलाई 1982 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। अब यहाँ पे 82 आया है, कल मैंने बताया है आपको वीडियो में कि 82 से और सारे क्वेश्चन बनते हैं, कि जैसे मैंने बताया है कि नाबार्ड की स्थापना, और मैंने बताया है कि 1982 में दूरदर्शन का रंगीनीकरण भी किया गया है। आगे देखेंगे कि अगला पॉइंट है बायो पार्क। तो यूपी में जो बायो पार्क है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। तो बायो पार्क लखनऊ। अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। तो इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है तो इसे स्थापित किया गया है लखनऊ में। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को स्थापित किया गया है लखनऊ में। अब यहाँ से हम देखेंगे, थोड़ा यहाँ लास्ट में आएंगे तो ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये आपका लखनऊ में है, और ये क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जो इसको स्थापित किया गया कहाँ पे? रामपुर में। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में है, लेकिन इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पे? आपका लखनऊ में है। और आर्यभट्ट भारत का ऐसा पहला नक्षत्रशाला है कि इसे किस पे आधारित है? लेजर तकनीक पे आधारित। किस पे आधारित है? लेजर तकनीक पर आधारित भारत का पहला जो है नक्षत्रशाला का जो मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये लखनऊ में। जबकि इंदिरा गांधी वाला कहाँ पे है? ये आपका रामपुर में है, और इंदिरा गांधी कहाँ पे है? लखनऊ में है। आगे हम देखेंगे कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान ये आपका है लखनऊ में। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, उसमें आप डालेंगे अक्षांश रेखाएं, तो उसमें इसमें उपोष्ण है, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय वन है, उनके बारे में इसमें डिटेल में मैंने बताया है। आगे देखेंगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का जो मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। अब एक चीज बात करेंगे यहाँ पे, जैसे हम बात करेंगे कि यूपी में जो आईआईटी है, आईआईटी कॉलेज है कहाँ पे है? कानपुर में। तो यूपी में जो आईआईटी कॉलेज है कहाँ पे है? ये कानपुर में है। जबकि आईटी सिटी कहा जाता है वो लखनऊ को कहा जाता है। अगर आप पूछे कि यूपी में आईआईटी कॉलेज कहाँ पे है? कानपुर में है, और कानपुर में एक स्थान है कल्याणपुर, तो वहीं पे क्या है? आपका आईआईटी कॉलेज है। लेकिन आईटी सिटी किसे कहते हैं? तो आईटी जो सिटी कहते हैं ये लखनऊ को कहते हैं। किसे कहते हैं? लखनऊ को। तो याद रखना कि आईआईटी जो कॉलेज है यूपी में कहाँ पे है? कानपुर में है। लेकिन आईटी सिटी यूपी में किसे कहते हैं? ये लखनऊ को कहते हैं। आगे देखेंगे मीनार्स व नाकम। तो मीनार्स व नाकम का संबंध ये है, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोमती नदी है, तो इनका जो पानी है
तो उनके जांच से संबंधित, यानी वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, कैसा पानी है, तो इनसे जांच से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा कि मीनार्स व नाकम का संबंध है, तो नदियों के जल की शुद्धता की जांच से संबंधित है। आगे देखेंगे, गंगा में सर्वाधिक बॉर्ड मिलता है कहाँ से, ये कानपुर से प्रयागराज के मध्य। तो गंगा में जो बॉर्ड मिलता है सर्वाधिक कहाँ तक मिलता है, ये कानपुर से प्रयागराज। आगे देखेंगे कि 1975 में यूपी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो यूपी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया है, 1975 में किया गया है। अब इसको बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका लखनऊ में है, लेकिन आर्यभट्ट कहाँ पे है, तो ये आपका है रामपुर। यहाँ पे आर्यभट्ट आया है, तो आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन ये खगोल शास्त्री प्लस गणितज्ञ रहे। आर्यभट्ट क्या थे, खगोल शास्त्री प्लस गणितज्ञ रहे हैं, और इन्हीं के नाम पे भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया है, जिसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ से छोड़ा गया है, तो भारत से नहीं छोड़ा गया है, तो रूस में एक स्थान है बैकानूर। कौन सा स्थान है, बैकानूर रूस से छोड़ा गया है। कब, 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया है, और उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या रखा गया है, आर्यभट्ट रखा गया है। इसमें बच्चे और कंफ्यूज होते हैं, ये तो उपग्रह हो गया। अगर परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो 18 मई 1974, 18 मई 1974 भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ राजस्थान में जैसलमेर जिले में। लेकिन अगर बात करें उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह क्या है, आर्यभट्ट है। इसे भारत से न छोड़कर रूस में एक स्थान है बैकानूर, वहीं से छोड़ा गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी की प्रमुख जनजातियां। यूपी की प्रमुख जनजातियां, और जितनी भी सारी जो जनजातियां हैं, तो इन जनजातियों में तीन आपको याद रखना, थारू, बुक्सा, सहरिया। थारू, बुक्सा, सहरिया आपके आपके पेपर में जो बनेंगे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, थारू से, बुक्सा से और सहरिया से। तो थारू जो जनजाति है ये यूपी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जो थारू जनजाति है कहाँ पाई जाती है, यूपी के तराई क्षेत्र में। और यूपी का जो तराई क्षेत्र है, इसका मतलब ये है नेपाल की सीमा से लगे जितने भी यूपी के जिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूपी का तराई क्षेत्र। जैसे हम कहेंगे लखीमपुर खीरी हो गया, बलरामपुर हो गया, ठीक, महाराजगंज हो गया। जितने भी नेपाल की सीमा से यूपी के जिले लगे हैं, तो वो क्षेत्र जो कहलाता है, क्या कहलाता है, यूपी का तराई क्षेत्र। क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र। अब यहाँ पे थारू आया, थारू बहुत इंपॉर्टेंट है। और थारू के जो प्रमुख तीन आपके त्यौहार हैं, एक आपका दीपावली हो गया, एक मकर संक्रांति हो गया, एक बजहर हो गया। और इन तीनों में जो दीपावली त्यौहार है, यहाँ पे लिखा हुआ है दीपावली, बजहर त्यौहार और मकर संक्रांति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। किस रूप में मनाती है, शोक पर्व के रूप में। तो आपको याद रखना है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति का नाम है थारू जनजाति है, और ये यूपी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और इनका एक त्यौहार है बजहर त्यौहार। तो बजहर जो त्यौहार है, तो ये जो बजहर त्यौहार होता है हिंदी महीने के अनुसार बैसाख और जेठ के महीने में पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे ये खाना बनाते हैं, और उसी में क्या सामूहिक रूप से खाते हैं, और इस त्यौहार को कहा जाता है बजहर त्यौहार। तो बजहर त्यौहार किसका है, आपका ये थारू जनजाति का। और मकर संक्रांति तो जानते हैं, जैसे हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति, खिचड़ी के पर्व मनाते हैं, तो उसी प्रकार थारू जनजाति भी क्या है, खिचड़ी के पर्व को क्या मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका हो गया थारू। और यहाँ से एक बात और करेंगे, तो यहाँ इनके यहाँ एक भोज कराया जाता है, उसे कहते हैं लठ भरुआ भोज। लठ भरुआ भोज। तो लठ भरुआ भोज तब कराया जाता है जब किसी विधवा की शादी होती है, तो विधवा की शादी के दौरान जो आयोजन होता है खाने वाला, तो उस भोज को क्या कहते हैं, लठ भरुआ भोज कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, आता नहीं लेकिन याद रखिएगा, थारू जनजातियों की जो महिलाएं होती हैं ये मछलियाँ तो खाती हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो मछली जो है स्वयं पकड़ के लाएंगी तभी खाएंगे। पुरुष के द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ये नहीं खाती हैं। तो आपको याद रखना है
कि ऐसी कौन सी जनजाति है जहाँ की महिलाएं जो हैं स्वयं के द्वारा जो पकड़ी हुई मछलियों को खाती हैं, लेकिन पुरुषों के द्वारा जो है इसको नहीं खाती हैं। वो आपकी कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। और इनसे सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा क्या कि दीपावली पर्व को किस रूप में मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। आगे देखेंगे बुक्सा या भोक्सा, है ना। तो बुक्सा या भोक्सा जो जनजाति है ये आपके बिजनौर में पाई जाती है। आपको याद रखना है कि बिजनौर जो है कि बिजनौर में ही गंगा जी प्रवेश करती हैं और बलिया से क्या है अलग होती है। तो यह पहले वाले वीडियो हम बता चुके हैं, गंगा जी यूपी में कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में। और बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुक्सा या भोक्सा। आगे देखेंगे सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर। अगर हम जनजातियों में बात करेंगे तो फिर से हम बता रहे हैं कि थारू, बुक्सा, सहरिया, ये तीनों याद रखिएगा। या फिर लास्ट में आपको ये याद रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्मा जो लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य है कौन सी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है? तो खरवार। कौन सी जनजाति है? खरवार। उसके बाद हम देखें सहरिया ललितपुर हो गया, भुइया, पठारी, अगरिया, बैगा, परहिया। तो ये जितनी भी जनजातियां हैं ये आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं। कौन से? मेरे साथ बोलिए, भुइया, पठारी, अगरिया, बैगा, परहिया। ये जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। इनके अलावा पंखा जनजाति है और पनिका जनजाति है। ये जो पाई जाती हैं कहाँ पे? सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। चेरो जनजाति जो है ये भी सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। अब खरवार जनजाति जो है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इनके अलावा और भी जो पूर्वांचल के जिले हैं, पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं तो सभी जगह जो ये क्या है ये जनजाति पाई जाती हैं। लेकिन इनका स्थान कम पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कर्मा लोकनृत्य जो है किसके द्वारा मनाया जाता है या गाया जाता है? तो ये आपका है खरवार जनजाति के द्वारा। क्या याद रखना है? तो कर्मा खरवार, कर्मा खरवार। आगे यहाँ देखेंगे गोंड, खरवार, थारू, है ना। गोंड, खरवार, थारू। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे कि यूपी में सर्वाधिक कौन सी जनजाति जो है संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा जो है ये गोंड का है, दूसरा स्थान खरवार का है, तीसरा किसका है? थारू का है। तो अगर हम आबादी की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे कि संख्या सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति की है? गोंड की है, खरवार की है, और तीसरा स्थान किसका है? थारू। तो पहला गोंड, दूसरा है खरवार और तीसरा क्या है? ये थारू है। अगर साक्षर की दृष्टि से बात करेंगे कि कौन सी जनजाति सर्वाधिक साक्षर है, तो साक्षर सबसे अधिक ये है। तो ये सर्वाधिक क्या है? साक्षर है। साक्षर के मामले में गोंड जनजाति जो है सबसे अधिक साक्षर है और थारू का जो है ये दूसरा स्थान आता है। इसका क्या आता है? ये दूसरा स्थान। तो साक्षर के मामले में गोंड का पहला स्थान और थारू का दूसरा स्थान। लेकिन आबादी की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? गोंड का, दूसरा स्थान किसका है? खरवार का, तीसरा स्थान किसका है? थारू का। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। जैसा कि डेली हम लास्ट में पूछते हैं, आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ? तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।